Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is dihybrid cross. What is dihybrid cross and how dihybrid cross is performed and what type of dihybrid cross was performed by Mendel and what are the ratios of phenotypes and genotypes in F2 generation of a dihybrid cross. We are going to analyze this in video. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मेंडल ने कौन सा डाईहाइब्रिड क्रॉस किन कैरेक्टर के साथ परफॉर्म किया था और उनके F2 जनरेशंस के अनुपात जो हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के कैसे आए थे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is dihybrid cross. जैसे बेटा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था ना पहले, अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ चलेंगे बस, इसलिए जिसको डाईहाइब्रिड बोल रहे हैं। देखो ये टू जीन इनहेरिटेंस के अंदर आता है। टू जीन का मतलब है दो करेक्टर होंगे, दो जीन के द्वारा कंट्रोल होंगे, दो अलग अलग जीन के द्वारा कंट्रोल होंगे करेक्टर्स। दोनों के लिए जीन अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड में हमने ये पढ़ा था एक करेक्टर है और एक ही जीन कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब हम एक साथ दो करेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, दो जीन्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टू जीन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब आगे से हम जो मोस्टली जो है टू जीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर की स्टडी होगी और दो जीन से कंट्रोल होंगे। जो इंडिपेंडेंट करेक्टर हैं बेटा अलग अलग हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, अलग अलग जीन्स हैं उनकी, ये चीज़ याद रखना। तो अलग अलग होने के कारण यहाँ पे क्या है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ हम पढ़ेंगे तो इसे क्या बोल देंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे कि डेफिनेशन दी है, टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स एट ए टाइम इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। हम दो करेक्टर की स्टडी करेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड में हमने एक करेक्टर की स्टडी किया था इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड बोला था। यहाँ पे दो करेक्टर की स्टडी करेंगे तो डाईहाइब्रिड बोलेंगे, दो हाइब्रिड बनने के चांसेस हैं इसलिए इसको डाईहाइब्रिड बोलते हैं। अब मान लो 7 करेक्टर ऑफ पी स्टडी किए गए थे मेंडल के द्वारा, जैसे आपको पता भी है, और अगर नहीं पता तो इसका वीडियो अलग से बनाया हुआ, कौन से करेक्टर थे 7 जो स्टडी किए गए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पॉसिबल नंबर मान लो मेंडल सभी के आपस में क्रॉस करवाता दो दो करेक्टर लेके, तो कितने क्रॉस उनको परफॉर्म करने पड़ती है, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। 7 ना बोले किसी प्लांट कैसे कर देगा, मान लो कोई प्लांट है इसके 5 करेक्टर्स हैं, बताओ डाईहाइब्रिड क्रॉस कितने हो सकते हैं। दो करेक्टर को एक बार स्टडी करें तो कितने डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके हम सभी करेक्टर स्टडी कर सकते हैं। देखो इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, एन जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, आर क्या है बेटा, इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन है, तो ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, और इसमें क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेटा देखो यहाँ पे एन फैक्टोरियल ऊपर आएगा, डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और इवेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जैसे हमें पता है कि टोटल करेक्टर कितने थे 7, एक टाइम पे कितने स्टडी किए गए, 2 स्टडी किए गए सिर्फ, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा और 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल जो होता है रिवर्स ऑर्डर में जो है मल्टीप्लाई होता है बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने इसका 5 का फैक्टोरियल नहीं खोला क्योंकि नीचे जो है 5 फैक्टोरियल आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 को खोल लिया, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 21 क्रॉस परफॉर्म कर सकते थे अगर मेंडल क्रॉस परफॉर्म करते। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको जो है हाइपोथेटिकली भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे पूछ लिया तो एक्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 21 क्रॉस, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस सारे 7 करेक्टर के आपस में करवा दिए जाएँ। अब हम देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं बेटा। कोई दो करेक्टर लिए गए थे मेंडल के, जैसे हम देख लेते हैं दो करेक्टर कौन से, शेप ऑफ शीट, ऑलरेडी 7 में से एक शेप ऑफ शीट करेक्टर है, दूसरा कलर ऑफ शीट लिया गया था स्टडी करने के लिए। शेप ऑफ शीट की आपको पता है कि बेटा दो ट्रेट होती हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होती है इसको बोलते हैं राउंड, एक रिसेसिव ट्रेट होती है इसको बोलते हैं रिंकल्ड। एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, इसको बोलते हैं यहाँ पे रिंकल्ड। इसके लिए जीन कौन सी है, जीन आर। जीन आप कोई भी ले सकते हैं बेटा अल्फाबेट में, ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपकी फ्रीडम है, इसके लिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चूज़ किया वो आपको पूरे क्रॉस में वही लिखना है, बदलना नहीं उसको बार बार। तो यहाँ पे जीन आर की दो फॉर्म हो सकती है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो जीन आर लिख दी हमने, जो शेप ऑफ सीड को कंट्रोल कर रही है, ये हमने मान लिया है। कलर ऑफ सीड जो है बेटा, कलर ऑफ सीड की भी दो ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट कौन सी होती है, येलो होती है, रिसेसिव दूसरी ट्रेट कौन सी होती है, रिसेसिव की ग्रीन फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे कलर ऑफ सीड की दो ट्रेट होगी, डोमिनेंट और रिसेसिव। जीन कौन सी है जो कंट्रोल करेगी, हमने वाई जीन मान ली बेटा, वाई जीन की दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो यहाँ पे ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दो
करेक्टर ले लिए हैं बेटा, दो अलग अलग करेक्टर हैं, अलग अलग जीन्स हैं दोनों की, और ये ट्रेट दोनों के हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या आपको है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बेसिक क्रॉस वैसे ही होगा, क्या मान लो एक करेक्टर हमारा शेप है, इसके लिए इसका क्रॉस इससे हो रहा है और इसका क्रॉस बेटा इस वाले से हो रहा है, आप ऐसे अलग अलग मान के चलो इसको। यहाँ पे शेप ऑफ सीड के राउंड का क्रॉस रिंकल के साथ हो रहा है, रिसेसिव फॉर्म के साथ, और येलो जो डोमिनेंट फॉर्म है कलर ऑफ सीड की उसका ग्रीन के साथ हो रहा है। ये अलग अलग बस ऐसे चल रहा है, पैरेलली चल रहे हैं दोनों। अब दोनों के लिए पेरेंट्स पे और थे बेटा, इन्होंने फिनोटाइप पे काम किया था। तो मेंडल ने किस पे काम किया था, सिर्फ फिनोटाइप, जीनोटाइप के बारे में उनको नहीं पता था, सिर्फ फिनोटाइप। उन्होंने क्या किया, दोनों के लिए डोमिनेंट लिए, इसके लिए शेप के लिए भी राउंड और यहाँ पे कलर के लिए येलो, और इसके लिए रिसेसिव लिए दूसरे फ्लावर जो थे, जो कि यहाँ पे शेप के लिए रिंकल और कलर के लिए ग्रीन थे। फिर इनको F1 जनरेशन में बेटा सारे के सारे डोमिनेंट मिले, इसमें शेप के लिए भी राउंड आए और कलर के लिए भी येलो आ गए। फिर इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया था फिनोटाइप देखते हुए, और इनको F2 जनरेशन के जो रिजल्ट मिले थे बेटा वो इस तरह के मिले थे। यहाँ पे फिनोटाइप में एक तो पेरेंटल जो दोनों थे वो मिले थे इनको, राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन, मतलब दोनों के लिए डोमिनेंट, दोनों के लिए रिसेसिव। इसके अलावा पहले कैरेक्टर के लिए इनको डोमिनेंट मिले, दूसरे के लिए रिसेसिव मिले थे, और पहले के लिए रिसेसिव दूसरे के लिए डोमिनेंट मिल गए थे। तो ऐसे वाले भी यहाँ पे नए टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले थे जब इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। अब हम जीनोटाइप भी स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम जीनोटाइप भी देखेंगे साथ साथ में। देखो यहाँ पे अगर ये प्योर पेरेंट्स होते हैं तो बेटा आर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, क्योंकि डोमिनेंट इसका फिनोटाइप है। वाई के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, आर के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होगा, वाई के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होगा। बेटा ये यहाँ पे क्या होगा कि हम टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने के लिए एन नंबर निकालते हैं। एन नंबर क्या आएगा, एन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होमोजाइगस आर, होमोजाइगस वाई, तो ये एन नंबर 0 हो जाएगा बेटा। 2 की पावर 0 लगाएंगे तो ये एक टाइप के गैमेट बनाएगा, जिसमें देख सकते हो आर के लिए भी डोमिनेंट है और वाई के लिए डोमिनेंट है। तो ये गैमेट है बेटा। जीन इसमें 2 हैं, आर और वाई, लेकिन दोनों एक एक कॉपी है दोनों की। तो जब एक एक कॉपी है तो उसे क्या बोलते हैं, गैमेट। जब 2 कॉपी है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो ये 2n है और ये n है, और n को हम क्या बोलते हैं, गैमेट। सेम यहाँ पे होगा, आर के लिए होमोजाइगस, वाई के लिए होमोजाइगस, एन नंबर 0 आएगा, 2 की पावर 0 करेंगे, एक टाइप गैमेट बनाएगा, तो आर के लिए भी रिसेसिव, वाई के लिए रिसेसिव होगा। इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, तो फर्स्ट फील्ड जनरेशन बनेगी। लेकिन सारे के सारे कैसे आएंगे बेटा, यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले दोनों करेक्टर के लिए, शेप के लिए भी राउंड और यहाँ पे कलर के लिए येलो आएगा। और यहाँ पे जीन में कैसे हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस, आर भी हेटेरोजाइगस है, वाई भी हेटेरोजाइगस, जितने भी बनेंगे बेटा सारे एक जैसे बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फिंग करवाना है। फर्स्ट जनरेशन का मेथड हमारा वही है जो मोनोहाइब्रिड में था, बस 2 मोनोहाइब्रिड साथ साथ चल रहे हैं, आपको ऐसे सोचना है बस। आर का इस आर से क्रॉस, वाई जीन का इस वाई जीन से हुआ है, ये आर हेटेरोजाइगस और वार हेटेरोजाइगस इसलिए आ गया। अब देखो एक के मेल फ्लावर लेने, एक के फीमेल फ्लावर, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर मैं यहाँ से भी उल्टा कर देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, सेम रिजल्ट आते हैं हमारे। ठीक, ये आप ऑलरेडी हम रेसिप्रोकल क्रॉस में इस बात को समझ चुके हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, एक से मेल फ्लावर एक से फीमेल लेने हैं, दोनों के सेम फिनोटाइप, येलो शेप के लिए डोमिनेंट और कलर के लिए डोमिनेंट दोनों में होगा, हेटेरोजाइगस होगा दोनों के लिए। अब टाइप्स ऑफ गैमेट निकालना है तो एन नंबर निकालना पड़ेगा। आर के लिए हेटेरोजाइगस है, वाई के लिए हेटेरोजाइगस है, तो एन नंबर क्या जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 की पावर n लगाएंगे, 2 की पावर 2 कितने आ जाएगा, 4 टाइप्स। अगर आपको बेटा टाइप्स ऑफ गैमेट नहीं निकालना आता तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट और इसके मेथड, फ्रॉग लाइन मेथड को समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो से आप क्लियर समझ जाएंगे कैसे हम टाइप्स ऑफ गैमेट निकालते हैं। कितना आसान है ये सारा, जितना लिखा हुआ है ना इतना आसान लगेगा आपको सब। देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आर के साथ में डोमिनेंट भी साथ, डोमिनेंट के साथ वाई डोमिनेंट गई, आर डोमिनेंट वाई रिसेसिव है, आर रिसेसिव वाई डोमिनेंट है, आर और वाई दोनों रिसेसिव है। बेटा मैं ये जो यहाँ पे जीन बोल रहा हूँ ना, ये जीन को ऐसे ही बोलना है, डोमिनेंट रिसेसिव बोलना है, स्मॉल और या कैपिटल और स्मॉल नहीं बोलना है आपको। जेनेटिक्स पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप 4 टाइप गैमेट यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक मेल से मिले 4 टाइप गैमेट और एक जो है फीमेल से मिले हैं। इसके लिए F2 जनरेशन के लिए अब की बार एरो मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो गए हैं। तो हम पनेट स्क्वायर मेथड बनाएंगे बेटा। पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे, सेम उसी तरह से एक स्क्वायर बनाएंगे। मेल गैमेट 4 यहाँ पे लिख लेंगे, चारों टाइप, चारों फीमेल गैमेट इस साइड लिख लेंगे। और फिर इससे देखो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जाइगोट, किस तरह के जाइगोट यहाँ पे बने हैं। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, सारी की सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में। देखो इसका फर्टिलाइजेशन इससे होगा, तो ये दोनों के लिए, आर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट और वाई के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसका फिनोटाइप क्या होगा बेटा, डोमिनेंट फॉर शेप, शेप के लिए राउंड और कलर के लिए येलो बन जाएगा डोमिनेंट।
फिर यहाँ पे देखो सेकंड वाला, इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट आर होगा, वाई हेटेरोजाइगस होगा, तो ये एक शेप के लिए डोमिनेंट या राउंड बन जाएगा। और यहाँ पे एटलीस्ट एक डोमिनेंट आने से भी आपको पता है कि कंप्लीट डोमिनेंस अगर होता है तो वो सिमिलर होमोजाइगस डोमिनेंट के जैसा या डोमिनेंट फिनोटाइप बनाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कलर के लिए भी डोमिनेंट या इसकी येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे आर के लिए इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ तो ये आर के लिए हेटेरोजाइगस, तो ये इसके लिए क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे आर के लिए क्या बन जाएगा, अगर हेटेरोजाइगस तो अभी ये डोमिनेंट ट्रेट बनाएगा दैट इज राउंड शेप के लिए, और वाई के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कैसा बनाएगा बेटा, डोमिनेंट ट्रेट बनाएगा जो कि येलो होगा। सेम यहाँ पे देखो बेटा, इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगा तो आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस, तो आर के लिए डोमिनेंट बनेगा तो यहाँ पे ट्रेड शेप के लिए राउंड हो जाएगा, और वाई के लिए बनेगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, डोमिनेंट जो कि येलो है। ये जितने भी यहाँ आएंगे ना बेटा ये सारे हेटेरोजाइगस हैं, देखो आर के लिए भी हेटेरोजाइगस, वाई के लिए भी हेटेरोजाइगस, सबको देखो आप ध्यान से, सब के सब कैसे हैं, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के दोनों के लिए हेटेरोजाइगस हैं, दोनों के लिए। तो कितने हैं टोटल, 4 बने हैं टोटल, हमारे कितने हैं टोटल 16 है बेटा, ये टोटल कितने हमारे 16, और ये कितने बने हैं दोनों के लिए हेटेरोजाइगस, जो कि जीन में तो दोनों के लिए हेटेरोजाइगस हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4/16, 4 आउट ऑफ 16 हो जाएंगे। इसके अलावा इनके फिनोटाइप देखो ये कैसे हैं, दोनों के लिए डोमिनेंट है बेटा, तो ऐसे वाले जो दोनों के लिए डोमिनेंट है फिनोटाइप है वो कितने बेटा, 9, देखो 9 बनेंगे, कैसे 4 तो यहाँ पे, 3 ये और 2 ये, तो टोटल कितने होंगे 9 ये वाले। तो जितने ग्रीन में लिखे हुए बेटा दोनों के लिए डोमिनेंट फिनोटाइप वो लिखे हुए हैं। तो डोमिनेंट फिनोटाइप किस में आएगा, जिसमें आर जीन या तो क्या हो, होमोजाइगस हो या फिर हेटेरोजाइगस हो, एटलीस्ट एक डोमिनेंट है आर की जीन, देखो इसमें दोनों हैं, इसमें एक है कम से कम तो भी ये डोमिनेंट बना, वाई होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो भी डोमिनेंट बनेगा, वाई हेटेरोजाइगस है तो भी क्या बनेगा, डोमिनेंट बनेगा इस कलर के करेक्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये ऐसे 9 है जिसमें एटलीस्ट आर की भी एक डोमिनेंट है और वाई भी एक डोमिनेंट है, तो ये 9 फिनोटाइप बनेंगे जो कि राउंड और येलो या दोनों के लिए डोमिनेंट बनाएंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसमें आर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, वाई के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा ये आर के लिए डोमिनेंट बनाएगा, ट्रेट तो राउंड हो जाएगा, और यहाँ पे कलर के लिए जो है यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा तो ग्रीन बनाएगा। सेम यहाँ पे आर की एटलीस्ट हेटेरोजाइगस है तो एक डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट ट्रेट बनाएगा शेप के लिए राउंड, और ये इसके लिए क्या होगी होमोजाइगस रिसेसिव, वाई के लिए तो क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। सेम यहाँ पे है बेटा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आर के लिए हेटेरोजाइगस है और वाई के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ये राउंड और ग्रीन इसलिए बना, तो ये तीनों एक जैसे होंगे फिनोटाइप में बेटा, फिनोटाइप में एक जैसे होंगे। जीनोटाइप में ये वाले और ये वाला सेम होगा बेटा यहाँ पे, तो जीनोटाइप भी देखने आपको, फिनोटाइप भी देखने, ये जितना आप बनाओगे इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। फिर यहाँ पे आ जाते हैं बेटा इस वाले पे, यहाँ पे देखो आर के लिए होमोजाइगस है देखो तीनों के अंदर, लेकिन वाई के लिए एटलीस्ट एक डोमिनेंट है, और वाई के लिए डोमिनेंट होगा तो ये कलर के लिए येलो बनाएगा, और होमोजाइगस आर हो गया तो ये शेप के लिए रिंकल बनाएगा। इसलिए सारे कैसे हैं फिनोटाइप में, रिंकल्ड और येलो, रिंकल और येलो इसलिए है, पहले के लिए रिसेसिव ट्रेट और दूसरे की फॉर्म कैसे करेक्टर की यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट में है। जीनोटिपिकली ये दोनों सेम है बेटा, आप देखेंगे तो इनके दोनों का जीनोटाइप सेम है। और लास्ट में जो बना है बेटा, इस यहाँ पे जो है इस गैमेट का इससे फर्टिलाइजेशन होगा तो ये होमोजाइगस आर होमोजाइगस वाई, ये दोनों के लिए रिसेसिव बनाएगा तो शेप के लिए रिंकल, और यहाँ पे कलर के लिए कैसा बनेगा, ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं बेटा ओवरऑल, और बाकी एनालिसिस कैसे होना है मैं आपको समझा दूंगा, सारा एनालिसिस कैसे होने वाला है, इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो यहाँ फिनोटाइप्स का देखना है तो यहाँ पे F2 जनरेशन में 2 टाइप के यहाँ पे फिनोटाइप आए थे मोनोहाइब्रिड में। यहाँ पे क्या करना है, 2n का फॉर्मूला है तो 2 हाइब्रिड, क्योंकि वहाँ पे एक ही हाइब्रिड था इसलिए 1 था, 2n जो था 1 था, तो वहाँ पे 2 टाइप्स हो गए थे, यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 टाइप्स हो जाएगा। कौन कौन से आएंगे बेटा, आपने देखा दोनों के लिए डोमिनेंट, पहले के लिए डोमिनेंट दूसरे के लिए डोमिनेंट, तो यहाँ पे पहले के लिए शेप के लिए राउंड और दूसरे के लिए कलर के लिए येलो। दोनों के लिए रिसेसिव, पहले के लिए रिंकल शेप के लिए कलर के लिए ग्रीन हो जाएगा तो रिंकल ग्रीन भी आएगा। और 2 नए फिनोटाइप देखने को मिले बेटा, आपको पता है F1 में जो फिनोटाइप था कैसा था, दोनों के डोमिनेंट राउंड और येलो थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिंकल और ग्रीन F1 में नहीं आया लेकिन F2 में आ गया। सेम मोनोहाइब्रिड में समझाया था ना कि F1 के अंदर रिसेसिव नहीं दिखे थे लेकिन F2 जनरेशन में दिखाई दिए, यहाँ पर भी दिखाई दिए। इसके अलावा 2 और नए फिनोटाइप आए, कौन से, पहले के लिए डोमिनेंट शेप के लिए राउंड, दूसरे के लिए रिसेसिव कलर के लिए ग्रीन बना, और यहाँ पे पहले के लिए रिसेसिव रिंकल्ड बना शेप के लिए और कलर के लिए डोमिनेंट येलो बना, तो 2 नए बन गए बेटा। ये तो सिमिलर टू पेरेंटल फिनोटाइप हैं दोनों जो आए हैं, और ये कैसे हैं, नॉन पेरेंटल है नए।
अब देखो इसमें बेटा दोनों के लिए डोमिनेंट होगा जो कि है राउंड और येलो, कितने बनेंगे 9। ये सारे बेटा इस ट्रायंगल के मेंबर जो हैं सारे कितने बनेंगे 9, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, ये ट्रायंगल ऐसे बनते हुए ये सारे दोनों के लिए डोमिनेंट थे, राउंड येलो थे। तो 9 होंगे बेटा, 9 आउट ऑफ 16, तो टोटल में से कितने होंगे 9 आउट ऑफ 16। तो उसके बाद में देखते हैं पहले के लिए डोमिनेंट, दूसरे के रिसेसिव, राउंड और ग्रीन कितने बने थे, ये वाले बेटा, ये तीनों बस। ये वाली ट्रायंगल जो है इसके एजेस यहाँ पे देखो कॉर्नर्स पे, तो इसके कॉर्नर्स पे ये कितने जाएंगे 3/16 हो जाएंगे बेटा। जिसमें पहले के लिए रिसेसिव दूसरे के लिए डोमिनेंट, ये कितने हैं बेटा, ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई हुई है, तो एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं 3/16 बेटा। दोनों के लिए रिसेसिव कितने हैं, केवल ये वाला बेटा लास्ट वाला, तो 1/16। रेशो निकालना होगा तो क्या आएगा 9 3 3 1, जिसमें दोनों के डोमिनेंट 9 होंगे, रिंग दोनों के लिए रिसेसिव कैसे होंगे 1 होंगे, और पहले के डोमिनेंट दूसरे के रिसेसिव 3 होंगे, और पहले के रिसेसिव दूसरे के डोमिनेंट 3 होंगे। तो रेशो क्या बन जाएगा 9 3 3 1 बेटा। ये वही रेशो है। अगर आप इंडिविजुअल देखते हो इसको, तो इंडिविजुअल जो 3:1 आया था, 3:1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3, 1 का 3 से होगा 3, और 1 का 1 से। तो यहाँ पे सेम जो है दो करेक्टर का मोनो हाइब्रिड का क्रॉस सेम एक साथ हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे रेशो 9 3 3 1 की फॉर्म में आ गया। फिनोटाइपिक रेशो, स्टैंडर्ड रेशो फॉर 2 करेक्टर डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 के फिनोटाइप के रेशो कितने आएंगे बेटा 9 3 3 1। कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे 2 की पावर n, 2 यहाँ पे हाइब्रिड हैं तो 4 टाइप्स बनेंगे बेटा। कौन कौन से मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 करेक्टर लोगे और 2 इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके रेशो के रिजल्ट सेम आएंगे बेटा। सिर्फ करेक्टर का नाम बदल जाएगा, ट्रेड का नाम बदल जाएगा, बाकी रेशो नहीं बदलेंगे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी बदलेगी, प्रोबेबिलिटी भी सेम आने वाली है। सेम जीनोटाइप के लिए एनालिसिस कर सकते हैं बेटा। जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला क्या था, मोनोहाइब्रिड बताया 3 की पावर n, 3 की पावर 2 करेंगे क्योंकि n नंबर 2 है, डायहाइब्रिड है तो 9 टाइप्स के बनाएगा। 9 टाइप्स के बेटा ऑलरेडी यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल देखने को मिलेंगे। आप अगर देखोगे जैसे ये एक टाइप का है, ये दोनों सेम है बेटा, ये अलग टाइप है, फिर ये दोनों सेम है बेटा, ये चारों सेम है, फिर इसके बाद में ये दोनों सेम है बेटा, ये अलग है, ये दोनों सेम है, और ये ऐसे करते हुए 9 टाइप हो गए बेटा। यहाँ पे ये मैंने सेम यहाँ पे बनाया, देखो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल याद करने का तरीका देखो। R होमोजाइगस डोमिनेंट लिख लिया मैंने 3 बार, फिर Y को होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा, हेटेरोजाइगस लिखा, होमोजाइगस रिसेसिव लिख दिया, ये बन गए 3। 3 कौन से होंगे, R को हेटेरोजाइगस 3 बार लिख लो, Y को होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव लिख लो, फिर होमोजाइगस R लिख लिया 3 बार, फिर Y को 3 बार लिख दो, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव लिख दो। तो बेटा ये कौन कौन से हैं बता देता हूँ। ये वाला तो यहाँ पे जो ग्रीन दिखाया ये है, ये दोनों कौन से हैं, ये वाला है बेटा, ये दोनों कौन से हैं सेम, ये वाला है बेटा, ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला यहाँ पे जो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है ये वाला कौन सा था, ये वाला पिंक वाला, ये दोनों, ये वाला कौन सा है, ये दोनों है बेटा, ठीक है। और ये दोनों के लिए हेटेरोजाइगस हो गया, ये 4 हो गए बेटा। पहले के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस, ये वाले ब्लू वाले हो जाएंगे बेटा। पहले के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला हो जाएगा। पहले के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ये दोनों हो जाएंगे बेटा। दोनों के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला हो जाएगा बेटा। इसको पढ़ना कैसे बेटा, ऐसे पढ़ो, दोनों के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला। पहले के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ये दोनों। पहले के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरे के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला। पहले के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों बेटा। दोनों के लिए हेटेरोजाइगस R और Y, ये 4 बेटा यहाँ पे डायगोनल पे जो प्रेजेंट है। पहले के लिए हेटेरोजाइगस, दूसरे के लिए होमोजाइगस रिसेसिव बेटा कौन से, ये 2 ब्लू वाले। पहले के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए ये होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला बेटा। पहले के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ये दोनों बेटा। पहले के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरे के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाला। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये कितने आए थे 1/16, 2/16, यहाँ पे हेटेरोजाइगस आ गया ना, वहाँ एक आया तो 2 हो जाएगा, एक भी नहीं आया तो 1 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/16, दोनों हेटेरोजाइगस 4/16, एक हेटेरोजाइगस 2/16, कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं 1/16, एक हेटेरोजाइगस 2/16, एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है 1/16। तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा 1:1, 2:4:2, 1:1, ये जीनोटाइप के रेशो। ये भी कैसे बने बेटा, जैसे वहाँ पे 1:1 था ना, 2 मोनोहाइब्रिड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा बेटा 1:1, 2:4:2, 1:1, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं बेटा, ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं किसी एक का निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। ये एनालिसिस आप याद रखना कैसे मैंने एनालिसिस किया है, और ये वाला एनालिसिस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। देखो मैं पहले जीनोटाइप के लिए निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ बेटा,
ये मोनोहाइब्रिड के लिए कैसे, मेरे लिए तो दोनों अलग अलग हैं। एक करेक्टर ये है जो कि शेप के लिए बेटा, एक है कलर के लिए। मैं पहले ये याद करता हूँ, मैंने प्योर पेरेंट लिए शेप के लिए, फिर F1 बना, फिर सेल्फिंग F2 जनरेशन आई, तो जहाँ पे हाइट था, हाइट की जगह मैंने शेप लिख लिया है, मैंने टी जीन की जगह आर जीन लिख लिया है, और मुझे हेट्रोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा F2 जनरेशन में 2/4। होमोजाइगस रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में 1/4, तो कितना आ जाएगा 2/16। देखो हमारा रिजल्ट सेम आया ना 2/16, बिल्कुल सेम रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे इसके लिए बेटा, यहाँ पे फिनोटाइप के लिए कैसे मोनोहाइब्रिड एप्लीकेबल है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर शेप के लिए होगा और उसमें रिसेसिव आने, रिंकल क्या है उसका रिसेसिव फॉर्म है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव फिनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4। किसी करेक्टर डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो उसकी दूसरा करेक्टर है 3/4, 3/16 हो जाएगा बेटा। यही रिजल्ट तो आया हमारा 3/16। यही तो है कि हमने कहा था कि दो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड चल रहे हैं तो सेम रिजल्ट तो दे रहा है हमारा यहाँ पे। तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है, जो क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे सारा निकलेगा। बाकी और क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो बाकी क्वेश्चन ऐसे कितने फिनोटाइप हैं बेटा जो कि F1 के जैसे हैं। F1 में फिनोटाइप क्या था ये याद करो, दोनों के लिए डोमिनेंट, पहले के लिए भी शेप के लिए भी डोमिनेंट और इसके लिए भी डोमिनेंट, तो दोनों के लिए डोमिनेंट है। कितने बेटा ऐसे 9, कितने हैं 9, ये बता सकते हैं। ऐसे कितने फिनोटाइप हैं जो कि यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट के जैसे थे, कितने हैं बेटा, दोनों के रिसेसिव कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेटा, यही मैच कर रहा है सिर्फ, ये लास्ट वाला मैच करेगा रिसेसिव पेरेंट से। डोमिनेंट पेरेंट से मैच कितने करेंगे बेटा, ये वाले, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं बेटा। तो यहाँ पे नॉन पेरेंटल कितने आ जाएंगे 6/16, 3/16 ये, 3/16 ये, 6/16 हो जाएंगे। तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल के जैसे नहीं है, ये यहाँ पे बेटा ये पहले और ये लास्ट ये पेरेंटल है, तो ये 9/16 भी पेरेंटल है, 1/16 भी पेरेंटल है, तो यहाँ पे 10/16 पेरेंटल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे और क्या हो जाएगा, उसके अलावा जीनोटाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे F1 का जीनोटाइप जो ऐसे कितने हैं इस 16 में से जो कि F1 के जीनोटाइप के जैसे हैं, सिमिलर हैं, रिजेंबल करते हैं, कितने हैं बेटा, केवल ये 4। कितने हैं ये 4, जिसमें दोनों के लिए हेट्रोजाइगस RB और YB, तो 4/16 क्या होंगे, ऐसे होंगे F2 में जो कि F1 के जीनोटाइप से रिजेंबल करेंगे। फिनोटाइप से रिजेंबल कितने करेंगे 9/16 होंगे जो फिनोटाइप से रिजेंबल कर रहे हैं F1 के। F1 का फिनोटाइप आपको पता क्या है, दोनों के लिए डोमिनेंट है, जो कितने आए हैं F2 में हमारे 9/16। और हेट्रोजाइगस कितने होंगे, जो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस 4/16, तो ये F1 को रिजेंबल करेंगे। पेरेंट्स को रिजेंबल करने वाले जीनोटाइप जो हैं कितने होंगे बेटा, इन पेरेंट्स को रिजेंबल करने वाले कितने होंगे बेटा, केवल यहाँ पे लास्ट वाले कौन से, एक तो ये होगा, ये पेरेंट को डोमिनेंट वाले को रिजेंबल करेगा, ये रिसेसिव वाले को रिजेंबल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेरेंटल है बेटा जीनोटाइप का रेशो, और ये पेरेंटल है रिसेसिव वाले का। ये बाकी सारे नॉन पेरेंटल जीनोटाइप है, सॉरी नॉन पेरेंटल जीनोटाइप। वैसे फिनोटाइप में देखा था ना, वैसे ही ये केवल पेरेंटल है बेटा, ये वाले पेरेंटल, इसका मतलब ये पेरेंटल है इस टेबल में, और ये वाले और बाकी सारे बीच वाले ये सारे क्या है नॉन पेरेंटल हैं। तो पेरेंटल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16 डोमिनेंट के लिए, और रिसेसिव के लिए 1/16, और नॉन पेरेंटल जितने बीच में हो कितने 14/16 होंगे बेटा। तो ये सारे इस तरह क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि पहले के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस हो, दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस हो। तो इसमें देखो पहले के लिए होमोजाइगस ये हो गया, दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस हो गया। तो रिसेसिव फॉर्म में होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले के लिए होमोजाइगस दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस, तो ये भी यहाँ पे साथ में आ जाएगा इसमें। तो इस तरह के आपको देख देख के आंसर करना सीखना है। बाकी एग्जाम में कैसे निकालेंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी ये पहले के लिए होमोजाइगस दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस, देखो 2 तो ये आएंगे 16 में से, पहले के लिए होमोजाइगस दूसरे के हेट्रोजाइगस 2 ये आएंगे, टोटल 4 होंगे बेटा ऐसे वाले, जो कि आप यहाँ पे 2 तो ये होंगे वो और 2 ये होंगे, तो ये 4 होंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं, कैसे आए हुए हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में डायबिटिक क्या आते हैं बेटा 9331 याद कर लेना है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आते हैं 1:1, 2:4, 1:1 आते हैं। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ में ये अप्लाई हो सकता है डायबिटिक क्रॉस, अगर वो इसी तरह का 2 करेक्टर उसके पास हैं, 2 जीन हैं और कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रही हैं, तो हम सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ करेक्टर के नाम और ट्रीट बदल जाएंगे, बाकी रेशोज नहीं बदलेंगे, रेशोज सेम रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।